डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को, डिटेल सॉल्यूशन को। एक एक अंक हम नहीं छोड़ेंगे और पूरे क्वेश्चंस के आंसर लिखित रूप में हम देखने वाले हैं यहाँ पर। जैसा कि अन्य विषय जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी और मैं सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो कंप्लीट कराए गए हैं। जैसे बिल्कुल टोटल सोल्यूशन दिए गए हैं उस तरह से आपको यहाँ पे भी सोल्यूशन। यहाँ पर जो है आपका प्रो सेक्शन है, सेक्शन 1। इसमें आपको कंप्रीहेंशन जो दिया गया है पैराग्राफ, इसको रीड करना है और पैराग्राफ आपका जाना पहचाना आपके ही बुक का बायोग्राफी ऑफ गॉड बोले वाले से आया हुआ है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें करी हैं कि उनका आईआईटी में एडमिशन हो जाता है और आईआईटी में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में होती हैं, लेकिन जो गॉड बोले थे वो थे मराठी मीडियम से। इसके बारे में ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने होंगे आपको। और आंसर्स देने से पहले अगर ये पैराग्राफ आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो समस्या समाधान आपके हाथों में ही होगा। इसमें क्या है, आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू आई आई टी बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। यहाँ धीरे से बोला गया है कि मैं आईआईटी में प्रवेश पाकर काफ़ी खुश था, लेकिन मेरी खुशी बहुत ही कम समय के लिए थी, अल्पकालिक थी। एट सोलापुर आई हैड नॉट सीन एनी बिल्डिंग विच वॉज मोर 3 स्टोरीड। सोलापुर में मैंने ऐसी कोई इमारत नहीं देखी जो 3 मंजिला से भी अधिक हो। मुंबई हावेर वॉज फुल ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। और हालांकि मुंबई में गगनचुंबी इमारतों से जो है मुंबई भरी हुई थी। एट आईआईटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रोफेसर्स यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश वेयर एज माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर। आईआईटी में ज़्यादातर छात्र और प्रोफेसर जो है अंग्रेजी में बातचीत करते थे, जबकि मेरी अंग्रेजी बहुत ही खराब थी। ठीक है, बहुत ही पुअर थी। आई हैड माई एंटायर एजुकेशन इन मराठी। मैंने अपनी पूरी जो शिक्षा वो मराठी में हुई थी। मेरी जो पूरी शिक्षा हुई थी वो मराठी में हुई थी। माई स्पोकन इंग्लिश वॉज क्वाइट पैथेटिक। और मेरी जो अंग्रेजी थी, यानी कि मेरी बोली जाने वाली अंग्रेजी थी, वो काफ़ी दयनीय थी। दयनीय, पैथेटिक मतलब दयनीय होता है। नॉट ओनली डिड आई हैव ए वेरी वीक वोकेबलरी बट माई प्रोनाउंसिएशन also was terrible and my construction of English sentences very awkward to say the least। अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो गोडबले है, न केवल मेरी शब्दावली बहुत कमज़ोर थी बल्कि मेरा उच्चारण भी बहुत खराब था, और कम से कम तो ये कहा ही जा सकता है कि मेरी अंग्रेजी वाक्यों का निर्माण करने का तरीका भी अजब था। ठीक है, यहाँ पे अवाक्ड। ठीक है, ड्यू टू ऑल दिस आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली इन एंड टेरिफाइड इन मुंबई इन जनरल एंड आईआईटी इन पर्टिकुलर। इन सब के कारण, इन सब के ड्यू टू ऑल दिस, इन सब के कारण मैं आमतौर पर मुंबई और विशेषकर आईआईटी में काफ़ी अकेला और डरा हुआ महसूस करता था। ठीक है, पर्टिकुलरली आई हैड डेवलप्ड एन inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai। मुझ में हीन भावना विकसित हो गई थी और मैं आईआईटी के साथ साथ मुंबई से भी भाग जाना चाहता था। One day I was sitting at my mess table in hostel sipping tea when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me। अब मैं हॉस्टल में जब एक दिन अपने मेस में बैठकर टेबल पे चाय पी रहा था, तभी एक सीनियर लड़का आया और मेरे बगल वाली कुर्सी पर जो है वो बैठ गया। He was convent educated guy with fairly sophisticated English, at least spoken or colloquial English। वो कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ या शिक्षित व्यक्ति था जिसकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, और वो अंग्रेजी ऐसी अच्छी थी कि कम से कम जो है वो आम बोलचाल में अंग्रेजी जो बोली जाती थी। ही वॉज ए बिट एरोगेंट एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग। वह जो है मेरी टांग खींचना चाहता था और वह अहंकारी था।
तो इस तरह से ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है। आप जैसे ही पढ़ोगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। जैसे ही पैराग्राफ आप समझ लोगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हैं आपके क्वेश्चंस के, उनको भी आपको देने में मजा आएगा। चूज एंड री राइट टू करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको कोई भी दो स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर देखने हैं, चूज करने हैं जो सही है। क्या है? री राइट टू स्टेट करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दिया गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आपको जो है री राइट करना है। यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में से कोई आपका जो है दो सही है जिसको आपको लिखना है, बाकी दो इसमें गलत हैं। अब वो दो कौन से सही हैं और दो कौन से गलत है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, द राइटर हैड हिज एंटायर एजुकेशन इन इंग्लिश। नहीं, आप जानते हो गुडसे की अंग्रेजी में जो शिक्षा नहीं होती, उसने मराठी मीडियम से शिक्षा करी थी, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। द राइटर विश टू रन अवे फ्रॉम आईआईटी एंड इवन मुंबई। अभी भी हमने पैराग्राफ में पढ़ा कि राइटर जो है वो मुंबई और आईआईटी से भाग जाना चाहता था, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है इसमें। सी देखते हैं, द सीनियर गाय वाज कोऑपरेटिव एंड ही इनकरेज द राइटर। जो सीनियर गाय वहाँ पे आया था जब वो कैंटीन में चाय पी रहा था, तो वो कैसा था? वो एरोगेंट था, ठीक है ना। और वो जो है उसका पुल लेग पुल करना चाहता था, वो कोऑपरेटिव नहीं था, ठीक है। वो एनकरेज भी नहीं करना चाहता था राइटर को। तो यहाँ पे ये सी स्टेटमेंट भी गलत है आपका। डी स्टेटमेंट देखते हैं, द राइटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन विद हिज ऑन एफर्ट। राइटर जो है वो अपनी फीलिंग्स के माध्यम से अपने जो डिप्रेशंस हैं उससे बाहर आने में खुद का जो है उसने अपना एफर्ट लगाया था। ये बिल्कुल बात सही है। लास्ट पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे, तो आपने पढ़ा है ये बुक में, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर बोलोगे कि ये सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट नंबर बी एंड डी दोनों ही आपके सही हैं। इसके बाद A2 का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। द राइटर डेवलप्ड एन inferiority complex ड्यूरिंग his स्टे इन मुंबई एंड लिस्ट द कॉज। तो आपको जो है इसके कॉजेज बताने हैं। अब कॉजेज जो आपको अपने हिसाब से बताने नहीं है, आपको जो है राइटर के हिसाब से बताने हैं, जो इस पैराग्राफ के माध्यम से आप समझ पा रहे हैं उसी के हिसाब से बताने हैं। ये ध्यान रखना है। मुंबई में जब लेखक के अंदर हीन भावना विकसित हुई थी, द राइटर डेवलप्ड एन इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन मुंबई। मुंबई में रहने के दौरान लेखक के अंदर जो हीन भावना उत्पन्न हुई थी उसके कारण बताइए। तो कोई भी आपको ए, बी, सी, डी चार कारण लिखने हैं। तो पहला कारण हम बता सकते हैं, एट आईआईटी मोस्टली ऑल द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश while the writer's English was too weak and poor and felt very lonely। ठीक है, ये आपको अभी पैराग्राफ में मैंने पढ़ाया था। तो ये पहला आंसर तो यही हो गया आपका। दूसरा जो है इसमें आप बी पोर्शन में लिख सकते हैं, ही स्पोकन इंग्लिश वाज टेरिबल। उसकी जो बोलने वाली लैंग्वेज थी, उसकी बोली जाने वाली जो अंग्रेजी थी वो बहुत ही ख़राब थी, दयनीय थी। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आप ये लिख सकते हैं। थर्ड में आप लिख सकते हैं, ही हैड वेरी वीक वोकाबलरी। उसका जो शब्दकोश था या शब्दावली थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, ये भी इसका कारण था, ठीक है। और जो है इसके बाद हम चौथा जो रीज़न लिख सकते हैं, ही वॉज फीलिंग लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई एंड आईआईटी। वो मुंबई की में और आईआईटी में जो अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था, ये भी इसका एक रीज़न था। तो ये चार रीजंस जो हम पैराग्राफ से लिख देंगे, तो ये हमारे हो गए इसके सॉल्यूशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ए थर्ड, पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ राइटर दैट यू हैव ओवरकम अक्रॉस वाइल रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। जो आपने हैव कम अक्रॉस, जब आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो क्वालिटीज़ बतानी है राइटर की। और कौन सी क्वालिटीज़ बतानी है? नेगेटिव क्वालिटीज़ आपको दो बतानी है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ आपको दो बतानी है। तो नकारात्मक और सकारात्मक गुण जो है आपको दो बताने हैं। तो सबसे पहला तो हम पुअर कम्युनिकेशन स्किल जो है नेगेटिव क्वालिटीज़ में बता सकते हैं। भी नेगेटिव क्वालिटीज़ में क्या है? पुअर कम्युनिकेशन स्किल, यानी उसका खराब जो है कम्युनिकेशन जो है, यानी कि बोलचाल की जो उसकी लैंग्वेज थी वो सही नहीं थी, क्योंकि वो मराठी मीडियम से था, तो ये नेगेटिव क्वालिटी थी उसमें। उसके बाद जो है इनएडुकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब उसका जो है उसके अंदर जो है आत्मविश्वास पर्याप्त नहीं था, पूर्ण रूप से वो आत्मविश्वासी नहीं था। ये इसकी दूसरी जो है क्वालिटी हो गई। अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात करूं, तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ की बात करें तो पॉजिटिव क्वालिटी में ऑप्टिमिस्टिक आ जाएगा, जिसमें आप बोल सकते हैं कि आशावादी था वो, ठीक है। एम्बिशियस एंड विलिंग टू टेक रिस्क टू
परस्यू ही गोल। आप तो या ऑप्टिमिस्टिक लिख दो तो भी आपका आंसर सही है, या फिर ये अंदर वाली जो ब्रैकेट वाली लाइन है ये भी लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है आप कौन सा लिखना चाहते हैं। छोटा लिख सकते हैं तो ऑप्टिमिस्टिक लिख सकते हैं, आशावादी था, ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो है विजनरी था, विजनरी का मतलब हो गया कि ये दूरदर्शी था, तो ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप ब्रैकेट वाला भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ही आंसर दिया, आपको चूज करना है कि आप कौन सा बेहतर समझ पाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका, गिव एनी 4 सजेशंस टू इम्प्रूव इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। आपको 4 जो है अपने विचार देने हैं अंग्रेजी सुधारने के लिए, सुझाव कैसे हो सकते हैं आपके। तो आप ये 4 कोई भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इसमें हम बता सकते हैं कि भैया वी शुड रीड इंग्लिश मटेरियल सच एज बुक्स एंड न्यूज़पेपर रेगुलरली। हमें इंग्लिश सुधारने के लिए जितने भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं और जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश में हमें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश मटेरियल्स, बुक्स हो या फिर न्यूज़पेपर्स हो, उसको हमें रोजीना रेगुलरली पढ़ना चाहिए। तो हमारी जो है इंग्लिश कैसी हो जाएगी, सही हो जाएगी। वी शुड मेक प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश रेगुलरली विद आवर टीचर, फ्रेंड और फैमिली मेम्बर। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलरली बेसिस पे, विद हमारे टीचर के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में या फैमिली मेम्बर्स के साथ में। इसके अलावा जो बता सकते हैं इसमें और सजेशंस क्या बता सकते हैं, इसमें आपको जो है 4 सजेशंस बताने हैं, 4 सजेशंस आपको लिखने हैं। आपकी मर्जी आप कौन से लिख सकते हैं, मैंने आपको जो बताया है ये आप ये भी लिख सकते हैं। वी शुड यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप, जो भी हमारे पास लैंग्वेज लर्निंग ऐप आती है, हम तो ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो लैंग्वेज लर्निंग ऐप अगर है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंग्लिश न्यूज़ ज़्यादा देखें, इंग्लिश कॉमेडीज़ देख सकते हैं आप, उससे भी जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गेम्स खेल सकते हैं, क्विजेज़ खेल सकते हैं इंग्लिश में, ये जो है आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद कर सकता है। तो तीसरा रीज़न हम ये बता सकते हैं। उसके अलावा जो है हम बता सकते हैं वी शुड रिकॉर्ड आवर स्पीकिंग एंड लिसन इट टू आइडेंटिफाई एरर्स दैट नीड करेक्शन। और हम जो है अपने जो भी इंग्लिश बोलते हैं उसको जो है हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और हमें उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है कि उसमें एरर है, उसको सुधारने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, हम उसको सुधार सकते हैं। तो ये 4 जो है हम बता सकते हैं इसमें पॉइंट के माध्यम से। अब लैंग्वेज स्टडी A5, I was quite happy getting into IIT, but my joy was short lived. Choose the correct alternative showing proper use of तो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर यूज बताना है। अगर हमें ये दो लगाना है, हमें ये ध्यान रखना है कि आपका जो है ये बट हट जाएगा, बट नहीं आएगा दो लगाएंगे तो, और दो हमारा जो है स्टार्टिंग में लगेगा। सबसे पहले देखते हैं दो स्टार्टिंग में इसमें है, इसको बाद में चेक करते हैं। अच्छा, दो लगा दिया तो बट हट जाना चाहिए, इसमें बट है तो ये ऑप्शन गलत है। इसमें दो स्टार्टिंग में नहीं है, ऑप्शन ही गलत है। इसमें दो स्टार्टिंग में हैं और बट हटा दिया गया है, ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में दो नहीं है, तो ये ऑप्शन आप, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस। जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में ए और एन कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। ए अगर होता या एन होता तो हमारा सेंटेंस वॉट से शुरू होता, तो यहाँ पे वॉट वाला जो है वो हमारा गलत है। ठीक है। अब दूसरी बात, आई फेल्ट एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो है ये आपका हट जाएगा, एक्सट्रीमली नहीं आएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली नहीं आएगा, तो आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट, और हाउ जब आपका आगे लग जाएगा तो एक्सट्रीमली जो है ये हट जाएगा, हाउ लगते ही एक्सट्रीमली हट जाएगा, हाउ के साथ एक्सट्रीमली नहीं आएगा। तो यहाँ पे हाउ एक्सट्रीमली है तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पे सही है ये हाउ ह्यूमिलेटेड एंड अपसेट आई फेल्ट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिक्स्थ है आपका, इसकी बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर एंटोनियम्स इन कॉलम बी। आपको विलोम शब्द जो दिए गए हैं बी में, यहाँ पर जो शब्द हैं इनके विलोम बी में हैं, इसको आपको मैच करना है। मैच करते ही आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम ए में, तो यहाँ पे डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब होता है आपका संकोचित, या संकोचित मतलब जो है आपका डूबा रहता है चिंता में, और कॉन्फिडेंट मतलब अस्वस्थ। तो यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंट का क्या हो जाएगा, डिफिडेंट, ये आपका इससे आंसर हो जाए। ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब अस्वस्थ होता है, ठीक है, पूरी तरह से विश्वास वाला, और डिफिडेंट जो है अविश्वास वाला होता है, संकोच में रहता है।
तो ये संकोच वाला हो गया, और ये कॉन्फिडेंट मतलब विश्वासी हो गया। ह्यूमिलेटेड, ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित होता है। अपमानित का जो होगा सीधा सीधा वो क्या हो जाएगा, अपमानित का मतलब हम बोलेंगे, ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित या फिर गिल्टी जो फील कर रहा हो। ह्यूमिलेटेड का हो जाएगा एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मतलब प्रसन्नचित, ह्यूमिलेटेड मतलब अपमानित अपने आप को महसूस करना, और इसका प्रसन्नचित होना, तो ये आपका बिल्कुल सही है। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब अहंकारी होता है, और अहंकारी का उल्टा होता है विनम्र, तो उसको बोलते हैं हम हम्बल, तो ये हो गया आपका हम्बल। और इन्फेरियोरिटी, इन्फेरियोरिटी का मतलब होता है हीन, ठीक है, हीन होना या हीनता महसूस करना। और हीनता का जो है सुपरियरिटी मतलब श्रेष्ठता महसूस करना। तो ये ऑटोमेटिकली तीसरा बचा, चौथा बचा तो इसी से मैच हो जाएगा, कोई इसमें ऑप्शन वाली बात ही नहीं है। अगर आपने 3 मिला दिए तो चौथा तो अपने आप मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। B1 बात करें नॉन टेक्सचुअल ग्रामर की, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इसके आंसर्स को। तो ये कैसे है, यहाँ पे देखिए इसके आंसर्स को। टू एज डायरेक्टेड है हमारा नॉन टेक्सुअल ग्रामर का, बोथ द पार्टनर्स हैव साइंड दिस एग्रीमेंट इन हैस्ट। अब यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट द पार्टनर से ऑब्जेक्ट दिस एग्रीमेंट है, ठीक है। ये एग्रीमेंट जो है आपका, दिस एग्रीमेंट जो है इसका क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट द पार्टनर्स हो गया, ठीक है, और सब्जेक्ट हो गया दिस एग्रीमेंट। तो हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, तो दिस एग्रीमेंट इसमें भी है, 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 ये भी सही है। यहाँ पर हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो क्या आएगा, हैव बीन या हैज़ बीन आएगा। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट्स नहीं है, एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट है तो इसके साथ हैज़ आएगा। हैड है ये तो गलत हो गया, इसमें हैज़ है, इसमें हैव है, इसमें वॉज है, तो यहाँ पे हैव भी गलत हो गया, क्योंकि एग्रीमेंट है सिंगुलर है, तो हैव नहीं आएगा, ये गलत हो गया। वॉज तो आना ही नहीं है, जब हमारा पैसिव बनेगा तो हैव बीन होगा या हैज़ बीन हो जाएगा, ये भी गलत है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड इन हैस्ट बाय बोथ द पार्टनर्स, ठीक है। तो आपका जो है पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। आई आस्क्ड माई सिस्टर वॉट कैन आई डू फॉर यू इन दिस मैटर। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई सिस्टर, ठीक है। आई वॉट, आई आस्क्ड माई सिस्टर वॉट, कैन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैन का हो जाएगा आपका कुड, कैन का सी कुड हो जाएगा। आई आपका आगे आ जाएगा, और फिर डू आपका सेम रहेगा फॉर यू। अब माई सिस्टर है, यू की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आस्क माई सिस्टर वाट आई कुड डू फॉर हर इन दैट मैटर। दिस का क्या हो जाएगा, ये आपका दिस जो है ये दैट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन देखिए, ही वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, दोनों नहीं आएंगे। आई आस्क माई सिस्टर वॉट ही कुड, और ही नहीं आएगा, यहाँ पे आई का आई रहेगा, तो यहाँ पे ही आ गया, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। आई आस्क माई सिस्टर व्हाट आई, यस आई मैंने बताया था आई रहेगा, फिर उसके बाद में कुड आ जाएगा, फिर डू फोर, यू का हर हो जाएगा, इन दिस का दैट हो जाएगा, मैटर और फुल स्टॉप, तो बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एज सूनर, एज सून एज ही लेफ्ट द हाउस ही मेट विद एन एक्सीडेंट। करेक्ट करना है नो सूनर से, तो नो सूनर से जब हम इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है, तो यानी कि हमारा डज आ सकता है, डज यूज़ होता है, या फिर डू यूज़ होगा, या फिर डिड यूज़।
ये तीनों होंगे। हेल्पिंग वर्ग नहीं है तो ये 3 यूज़ होंगे, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ग नहीं है तो है कौन सा आपका फॉर्म? लेफ्ट है, यानी कि पास्ट में चला गया और पास्ट में है तो डिड आएगा आपका। अब डज और डू वाले हटा देते हैं, तो डज वाला ये ऑप्शन गलत है। हैड वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं, मैंने बताया डज डू और डिड आएगा। डिड इसमें है और डू इसमें है, डू भी नहीं आएगा। मैंने बताया कि आपका जो पास्ट है लेफ्ट में है, लेफ्ट हुआ है तो डू भी नहीं आएगा। इसका मतलब डिड वाला ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नो सूनर डिड ही लीव द हाउस देन ही मेट विद एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंस। सी हैज़ बीन, अब सी हैज़ बीन आ गया, ये आपका वर्कड, हैज़ बीन के साथ वर्कड आएगा नहीं, वर्किंग आएगा। यहाँ पे मिस्टेक क्या है? वर्कड में मिस्टेक है, ठीक है। बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस इन 1996, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, अल्टरनेटिव्स हमें चूज करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज encouraging medical tourism in the country by offering tax benefit and export incentives to the participating hospital। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये मेडिकल टूरिज्म को एनकरेज करना चाहती है अपने इंडिया में या फिर अपनी कंट्री में, ऑफर कर रही है टैक्स बेनिफिट जो है दे रही है हॉस्पिटल्स को, और इंसेंटिव दे रही है हॉस्पिटल को जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये पैराग्राफ दिया गया है मेडिकल सर्विसेज के बारे में। और यहाँ पर जो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसकी हम बात करेंगे। तो ये पैराग्राफ का फर्स्ट जो है ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं, और ये सेकंड इसका पार्ट जो है सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। हाउ एवर मेडिकल टूरिज्म कैरियर्स, तो यहाँ पे कैरीज जो है यहाँ से होकर के यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। और फिर थोड़ा सा इसका पार्ट जो बचा हुआ है वो ये रहा। इसके बाद इसमें A1 जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है कंप्लीट द वेब। अब ये जो है इन्फेक्शंस ऑफ डिजीज़ पॉसिबल थ्रू मेडिकल टूरिज्म, इसमें सारे इन्फेक्शंस जो है दे रखे हैं कौन कौन से जो है मेडिकल टूरिज्म से जो है आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हेपेटाइटिस है, अमेबिक डेंसिटी है, और गस्ट्रोमेनियल डिजीज़ है। में आपका ये हो जाएगा, ये सारे के सारे हम लिख देंगे इसमें। तो आ जाइए नीचे की तरफ भर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए है, ट्यूबरकुलोसिस है, अमेबिक डेंसिटीज है, और उसके बाद में इन्फ्लुएंजा है। ये सारे के सारे इसके आंसर्स हो गए। तो इस बॉक्स में आपको जो है ये चारों आंसर्स भरने थे जो कि मैंने यहाँ पे भर दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा एक आंसर, एक ये हो जाएगा। ये पैराग्राफ में सारे लिखे हुए हैं, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एक्सट्रैक्ट। बिल्डिंग अप नेचुरल इम्यूनिटी इज मस्ट फॉर ऑल बिकॉज डैश। अब इससे आगे का जो आपको सेंटेंस है वो आपको मिलेगा पैराग्राफ में, इसके आगे क्या आएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी आगे क्या आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे बॉक्स में कवर कर रखा है। पहले वाले का आंसर जो है ये आपका पूरा सेंटेंस जो है ये बनेगा फुल स्टॉप तक, ठीक है। और दूसरा जो ये वाला सेंटेंस है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म वाला, इसका भी जो आगे यहाँ पे छोड़ रखा है इसने, यहाँ पे क्या भरना है, तो ये भी हमारे को पैराग्राफ में दिया है, बस हमें पढ़ के लिख देना था। तो ये बहुत ही ईजी पेपर रहा। तो इस तरह का आपका ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे टेबल जो है आपको दिया क्या गया है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म क्या है और हजार्ड या नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म क्या है। पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट 2 लिख दिए हैं जो कि यहाँ पे 2 लिखने थे, और नेगेटिव एस्पेक्ट या हजार्ड जो है वहाँ पे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए हैं। सारे के सारे पैराग्राफ में गिवन है, आप इनको देख सकते हैं पैराग्राफ में। तो ये आपका पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएंगे आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, A4 पूछा गया, वी नीड टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन इंडिया, स्टेट वॉट एवर यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, मेंशन एनी 2 आर्गूमेंट्स जो आपको देने हैं। हमने अपने आर्गूमेंट्स अपनी मर्जी से दिए हैं। यहाँ पे आर्गूमेंट जो है आई डू एग्री वाला है, ठीक है, और दूसरा जो है आई डू नॉट एग्री वाला है। तो दोनों रीजंस दिए हैं, क्यों रीजंस दिए गए हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल्ड लाइफ जो है टूरिज्म वो क्या करता है, एको जो भी नेगेटिव इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है या इम्पैक्ट है नेचुरल हैबिटेट के, वाइल्ड लाइफ के, वो उनको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और दूसरा जो है लोग जो है राइड्स करते हैं एलिफेंट के, टाइगर शोज़ में मतलब एनिमल्स को हानि पहुंचाते हैं, तो ये इसके लिए मैं एग्री नहीं हूँ। तो ये दोनों हमने लिख दिया है, ये एग्री और नॉट एग्री, ठीक है। यू एग्री और डिसएग्री विद स्टेटमेंट, तो 2 लिखने थे आपको। यहाँ पे मेंशन 2 आर्गूमेंट्स, अगर आप दोनों एग्री लिख रहे हैं तो दोनों एग्री आपको आर्गूमेंट्स में लिखने होंगे। मैंने दोनों लिखे हैं, एक एग्री और डोंट एग्री।
लैंग्वेज स्टडी की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। चूज द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। इसका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म जो है वो आपको बताना है सही सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। चूज द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपका आता है हैज़ और हैव। हैज़ या फिर हैव। अब यहाँ पे देखना है इज़ है तो इज़ हट जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही है, सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ आ जाएगा। तो हैज़ और इनकरेजिंग है तो ये आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एनकरेज्ड हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म अगर हम चेंज करते हैं तो हैज़ एनकरेज्ड जहाँ पे भी होगा वो हमारा सही होगा। इज़ वाला गलत है, हैड आएगा नहीं, हैज़ बीन भी आएगा नहीं, हैज़ एनकरेज्ड जो है डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। This may make it difficult to deal with any complication. Identify replace version of the statement using auxiliary certainty। तो certainty हो या definiteness, ये दोनों अगर हमारे आते हैं तो हमारे को यूज़ क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं will। ठीक है, will यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है will यूज़ हो जाएगा, किसकी जगह, may को हटा देंगे, may की जगह क्या आ जाएगा, will आ जाएगा। इस मे की जगह हमें लगाना है विल। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं। दिस कैन आएगा नहीं, कैन हटा दीजिए। माइट आएगा नहीं, ये भी हटा दीजिए। सी में विल है और डी देखते हैं, डी में हैव है, ये भी हटा दीजिए। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दिस विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू डील विद एनी कॉम्प्लिकेशन। आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन का। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका हम चूज करते हैं सही आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। हमने वो जो पैसेज पढ़ा था उसमें 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोविंग इमर्सनली यानी कि अत्यधिक अत्यधिक या बहुत तेजी से बढ़ना, उसको बोलते हैं हम बहुत अधिक तेजी से बढ़ना, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं उसको, ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का भी मतलब भी बहुत तेजी से बढ़ना। ठीक है, दूसरा है थ्रेट। थ्रेट जो है खतरा होता है, थर्ड खतरा को हजार्ड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे ब्लूमिंग सही है इसका, सॉरी बूमिंग सही है। बूमिंग मतलब तेजी से बढ़ना, और थ्रेड मतलब खतरा, खतरा को हजार्ड बोलते हैं, पैराग्राफ में ये है। ऑप्टेनिंग, ऑप्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, और प्राप्त करना या हासिल करना, तो एक्वायरिंग जो है हासिल करना। और क्योंकि आपको पैसेज जो मीनिंग सेम है उसी की बात कर रहा है। ठीक है, और एबल टू अप्रोच और पॉसिबल टू अप्रोच। एबल टू अप्रोच और पॉसिबल टू अप्रोच यानी पहुंच पाने में सक्षम होना या फिर पहुंच संभव होने योग्य होना, पॉसिबल टू अप्रोच। तो उसको बोलते हैं एसेसिबल, यानी कि हम बोल सकते हैं हाँ आपका पहुंचने लायक। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका एसेसिबल, यानी कि पहुंचने लायक या पहुंचने तक या फिर पहुंच, हमारे पहुंच तक, एसेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसेसिबल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा, और इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हम बताते हैं समरी राइटिंग। राइट ए समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। जो हमने अभी अभी बड़ा पैराग्राफ पढ़ा था उसकी समरी हमें लिखनी है, और इसमें जो पॉइंट यूज़ करने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग मेडिकल टूरिज्म, इस पॉइंट को भी यूज़ करना है। साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकल टूरिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और प्रोस्पेक्टस ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, ये सारे पॉइंट्स को हमें जो है इसमें शामिल कर लेना है। टाइटल जो हमें इसका दे देना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है समरी भी लिखनी है हमें। ठीक है, हाँ, और अगेन जो है सुटेबल टाइटल भी देना है इसका। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सुटेबल टाइटल क्या बनेगा। तो सुटेबल टाइटल जो है, इज़ मेडिकल टूरिज्म एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये इसका टाइटल सुटेबल लगता है। और उसके बाद जो है समरी अगर हम लिखना चाहें तो समरी जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही कम समरी मतलब होता है जितना बड़ा पैराग्राफ है उसका 1/3 या 1/4 हिस्सा बना देना,
ठीक है, बहुत छोटा कर देना उसको, तो उसकी समरी जो है छोटी से छोटा जितना भी आप लिख सकते हैं वही लिखनी होगी इसकी समरी। तो समरी कुछ इस तरह से हो जाएगी, बहुत छोटी सी समरी है इसकी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है माइंड मैपिंग का, प्रिपेयर ए माइंड मैप ऑन द टॉपिक ह्यूमन इंटरेस्ट यूजिंग योर आइडियाज फ्लो एंड डिजाइन स्ट्रक्चर। तो इस तरह का माइंड मैप बनाना है आपको। इसमें ह्यूमन इंटरेस्ट जो आपका बीच में आ जाएगा, ह्यूमन इंटरेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, ह्यूमन इंटरेस्ट में आपका पावर, ठीक है, ह्यूमन इंटरेस्ट में पावर हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगा, टाइप्स कौन कौन से ले सकते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। पावर में भी आप 2 बता सकते हैं या 3 बताना चाहें तो 3, जरूरी नहीं कि जो मैंने पूरे बहुत सारा लिखा है इतना आपको लिखना है, आप इससे कम भी लिख सकते हैं। तो पावर में आपका फोकस हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा, ठीक है, ये सारे के सारे पावर्स के अंदर आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंस में किस तरह का इम्पोर्टेंस है, ये ऐड टू ह्यूमन एलिमेंट के लिए अच्छा है, ठीक है। हेल्प्स रेजिंग अवेयरनेस, जो है ह्यूमन इंटरेस्ट क्या करता है, अवेयरनेस बढ़ाने में काम करेगा, इंपॉर्टेंस इसकी ये भी है। इंस्पायर करता है पीपल्स को, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पीपल जो है वो डेवलप करता है, ये भी इसका। टाइप्स हम बता सकते हैं, गेम इन स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट का है कौन 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 सा हो सकता है टाइप आपका। मेरा इंटरेस्ट क्या हो सकता है, गेम्स इन स्पोर्ट्स हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, सोशल वर्क हो सकता है, या फिर आपका सोशल वर्क 2 बार आ गया, आप इसको चेंज कर लेना, राइटिंग हो सकता है। अब इसमें भी आप रीडिंग में भी बता सकते हैं कि रीडिंग किस टाइप का आप कर सकते हैं, बुक, नॉवेल, या फिर पोएम्स या आर्टिकल्स या मैगजीन्स। राइटिंग में आप कैसा लिखना चाहेंगे, स्टोरी, पोएम्स या आर्टिकल्स, और फिर आप और भी रिपोर्ट्स वगैरह या फिर जो ब्लॉग्स वगैरह, ये भी आप बता सकते हैं। इसमें टाइप्स आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, रिवेलेंस है या फिर पर्सनल है, इमोशनल है या यूनिवर्सल है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो इस तरह का जो है आप पूरा माइंड मैप बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पोइट्री सेक्शन, एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, ये रहा आपका एक्सट्रैक्ट। इसको रीड करने के बाद जो है आपको सॉल्यूशंस देने हैं इसके, और इसके सॉल्यूशंस को हम देखें तो इसका सॉल्यूशंस को क्या बोल रहा है कि आपको जो एक्सट्रैक्ट है इसको पढ़ना है और इसमें A1 A2 A3 जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो एक्सट्रैक्ट को देख लीजिए, इस तरह का एक्सट्रैक्ट है आपका, ये बुक से 10 मार्क्स देगा आपको। और ये एक्सट्रैक्ट जब हम पढ़ लेंगे तो हमारे को जो है यहाँ पर इसी एक्सट्रैक्ट से आंसर्स को देने हैं। A1 की बात करें तो यहाँ पर जो भी इंसिडेंट जो इस पोएम में आए हुए हैं उनको हमें अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद लिखना है A B C D, ये ऑकरेंस के हिसाब से कि पहले आएगा या B पहले आएगा या C पहले आएगा या D पहले आएगा। तो मैंने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका C जो है ये फर्स्ट पॉइंट पे आएगा, ठीक है, और जो है आपका B जो है ये सेकंड पॉइंट पे आएगा, फिर A जो है आपका थर्ड पॉइंट पे आएगा, और D वाला ऑप्शन जो है आपका फोर्थ पॉइंट पे आएगा। अब यहाँ पे A2 जो है इसमें रीजंस फॉर द सिंकिंग ऑफ द शिप। अब रीजंस फॉर द सिंकिंग ऑफ द शिप क्या क्या हो सकते हैं, इसी पोएम के हिसाब से जो है आपको बताने हैं। तो इसको जब आप पोएम को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी है इसको, तो बस आपको बता देना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आप भर सकते हैं, और उसी को आपको भरना है। यानी कि जहाज़ के डूबने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अगर हम बताएं तो सबसे पहले जो है इसमें बता सकते हैं कि रीज़न क्या हो सकता है, एब्सेंस ऑफ द वार्निंग बेल, यानी कि जो चेतावनी की घंटी है अगर वो ना बजे या उसका अभाव हो, वो ना हो, तो द स्ट्रॉन्ग स्वेल, यानी कि जो है आपका बोल सकते हो कि वहाँ पर जो है बहुत तेज जो है स्वेल आ जाए, और द शिप ड्रिफ्टिंग अलोन, यानी कि जहाज जो है वो बहने लग गया अपने आप, मतलब कंट्रोल में नहीं है वो, और स्ट्राइकिंग द वेसल ऑन द रॉक, और जहाज जो है किसी चट्टान से टकरा जाती है तो भी जो है शिप के डूबने का या जहाज के डूबने का ये कारण हो सकता है। तो यही कारण हमें बताने थे जो पैराग्राफ में गिवन है, पोएम में गिवन है। हो गया ये आपका चार्ट, इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं A3। अब A3 क्वेश्चन जो है आपका, इसमें देखिए A3 दिया गया है, एक्सेप्ट एनी रीजनेबली करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन ही नहीं दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि A3 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इज नॉट गिवन, इसमें क्वेश्चन ही नहीं गिवन है, ठीक है, ये A3 ऐसा ही आया है, तो इसमें आपको 2 मार्क्स बोनस मिले हैं। इसके बाद A4 जो है पोइटिक डिवाइसेस की बात करें, द फिगर ऑफ स्पीच इन वर्जन द वर्ड ऑर्डर इज चेंज फॉर राइम, करेक्ट ऑर्डर शुड बी, अब यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और करेक्ट ऑर्डर भी दे दिया है, द रोवर कुड हियर वन डेडफुल साउंड। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी आपको 2 मार्क्स फिर से बोनस मिले हैं, क्योंकि डायरेक्ट आंसर इज गिवन इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस फॉर पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये आंसर ही है, ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर ही दे दिया है, तो क्वेश्चन ही नहीं है तो हम आंसर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इज गिवन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे A4 का मैंने यहाँ पे बता दिया, चेतावनी क्या है इसमें, इसमें आपको 2 मार्क्स आपको मिलेंगे बोनस मार्क्स। और A5 की बात करते हैं, A5 में है कंपोजिंग लाइंस आपको दी गई है, एक्सेप्ट एनी रीजनेबल करेक्ट आंसर लाइंस। अब यहाँ पर जो है
कौन सा क्या चीज़ करना है, हमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन। क्वेश्चन कहाँ है, इसके इंस्ट्रक्शंस कहाँ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पांचवे में A5, तो A5 भी इनकम्प्लीट आपका क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे 6 बोनस मार्क्स मिलते हैं, 2+2+2। ये जो है क्वेश्चंस के आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसने बोर्ड ने ही, एग्जामिनर ने ही गलती की है। आगे जो है बी सेक्शन, इसकी बात करते हैं एप्रिसिएशन की। तो एप्रिसिएशन में जो है आपको आंसर लिखना है, इसका क्या लिखना है, पोएटिक एप्रिसिएशन। ठीक है, राइट करना है, क्या करना है आपको, पोएटिक एप्रिसिएशन राइट करना है इस पूरे पैराग्राफ की। जो यहाँ पर जो आपको छोटा सा पोएम दे रखा है, इसका पोएटिक एप्रिसिएशन देना है, कवि के माध्यम से क्या इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी लाइन आप देख सकते हैं। इस तरह का ये पैराग्राफ है जो आपको मिल जाएगा, और ये आपका पैराग्राफ जो है ये कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बाद जो है इसके पोएटिक एक्सप्रेशंस को देने हैं, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। जॉर्ज गॉर्डन बाइकॉन जो है, इसने जो है इसमें ये रोमांटिक पोएट है, ठीक है, साथ साथ में ये जो है आलोचक भी है, लेकिन रोमांटिक पोएम ज़्यादा इसने लिखा है, जिसको हम सिंपली जो है लॉर्ड बायरन भी बोलते हैं। ठीक है, ये फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। इसमें जो है एक लेडीज़ की जो है यहाँ पर ब्यूटी की जो है तारीफ़ की गई है, उसकी इनर ब्यूटी की तारीफ़ की गई है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। पूरी जो ये पोएट है, इसने इसमें इन लाइनों में एक ब्यूटीफुल लेडीज़ की तारीफ़ की है। लेडीज़ का इसमें नाम नहीं बताया, ना ही उसका कुछ ऐसा बताया है कि जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, बट उसने जो है सब कुछ इसमें दे दिया है। तो बहुत ही सुंदर लाइनों में, छोटे छोटे लाइनों में मैंने इसको आंसर्स को दिया हुआ है। तो इस आंसर्स को आप इस तरह से लिख देंगे, बहुत ही बेहतरीन आंसर है। तो ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट पार्ट उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट यहाँ तक। अब सेक्शन थर्ड जो है, इसमें राइटिंग स्किल की बात करते हैं, 16 मार्क्स का है। अब यहाँ पे देखिए, अटेम्प्ट एनी वन। अब ड्राफ्टिंग विजुअल मैसेज, या तो आप ड्राफ्ट करिए विजुअल मैसेज। इसके लिए इमेजिन योर सेल्फ एज रमेश, अब रमेश हैं, और एक्वायर्ड टू गो टू पुणे टू पार्टिसिपेट इन अ नेशनल लेवल चेस कंपटीशन एंड हेंस यू वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द क्लास टेस्ट। ठीक है, ड्राफ्ट विजुअल मैसेज फॉर योर फ्रेंड संकेत इन अबाउट 50 to 75 वर्ड्स। ठीक है, कन्वे करना है आपको रीजंस को, आप एब्सेंस हैं, ठीक है, टू योर सब्जेक्ट टीचर। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको और वाला पार्ट नहीं करना है, या फिर आपको दूसरा पार्ट करना है तो आप स्टेटमेंट पर्पस वाला कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करिए। ड्राफ्टिंग विजुअल मैसेज भी बताएंगे हम आपको, स्टेटमेंट पर्पस भी बताएंगे। स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, you have a special interest in journalism, you are planning to go for a degree course in mass communication and work in future especially in the field of crime reporting, you have heard about the reputed Royal Institute of Mass Communication in the United Kingdom UK, prepare a statement for purpose in about 150 वर्ड्स टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको जो है डिफाइन करना पड़ेगा वहाँ पे, उसको भी मैं करवा देता हूँ आपको। और इसका एक और पार्ट है, आप तीनों में से कोई भी एक ही पार्ट करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी और पार्ट में से कोई एक ही करना है। ये भी और है आपका, ये भी और है। ग्रुप डिस्कशन भी आप कर सकते हैं। इमेजिन करना है आपको योर सेल्फ एज ए पार्टिसिपेंट इन ग्रुप डिस्कशन अरेंज्ड बाई NGO वर्किंग टू प्रमोट स्वदेशी। द टॉपिक इज ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड more nutrition to the children as compared to the junk food. There are two more participants and evaluator to share their views. Prepare a set of dialogues. तो यहाँ पे set of dialogues जो है ग्रुप डिस्कशन में होता है, कि हमने क्या बोला, उसने क्या बोला, ग्रुप बैठा हुआ है तो डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर आपको ये प्रिपेयर करना है। तो ये भी हम प्रिपेयर करेंगे, तीनों क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम जो मैसेज लिखेंगे, जो कि आप जा रहे हैं चेस लेवल कंपटीशन के लिए, तो रीज़न देंगे आप टीचर को, तो उसके लिए एक मैसेज छोड़ेंगे। तो ये आपका मैसेज हो जाएगा इस तरह से, जैसे आप संकेत को देना चाहते हैं, भाई रमेश दिया जाएगा, ये मैसेज हो जाएगा आपका। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो है आप जा रहे हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यूनाइटेड किंगडम में, तो आपको जो है वहाँ पर देना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कुछ इस तरह से लिखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख देंगे। और इसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन जिसकी बात हुई है, जो आप जो है ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है कि जो चिल्ड्रन है, ट्रेडिशनल फूड प्रोवाइड मोर न्यूट्रिशन टू द चिल्ड्रंस एज कम्पेयर टू जंक फूड, तो उसके बारे में जो है ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर पहले हमारी ये हेडिंग हो जाती है, फिर एवेल्यूटर जो है वो बताएगा कौन जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे एक नेहा जो है वो स्टार्ट कर रही है।
तो यहाँ पर जो है आपका एक एक पर्सन तो एवल्यूटर हो गया, और दूसरा जो है वो नेहा है, नेहा ने अपने व्यूज़ दे दिए हैं। उसके बाद में सीता जो है ग्रुप में बैठी है, वो उसने अपने व्यूज़ दे दिए हैं। फिर अनुजा जो है उसने भी अपने व्यूज़ दे दिए हैं। और इसके बाद जो है आपसे यहाँ पर जो है आपसे एवल्यूटर जो है ये भी आपसे बोल रहा है कि भाई कंक्लूड करो कि क्या कंक्लूड करना चाहते हो। तो नेहा ने इसको कंक्लूजन दे दिया है, कंक्लूड करके बता दिया। तो इस तरह से ही आपका डायलॉग राइटिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया ईमेल राइटिंग, या तो इसमें भी आपको एनी वन ही करना है। ये देखिए देखिए एनी वन, ठीक है। एनी वन यानी कि ईमेल राइटिंग करिए, या फिर रिपोर्ट राइटिंग करिए, या फिर आप जो है ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस ये आप करिए। तीनों में से कोई एक ही करना है। और पहला जो पूछा गया है, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन योर एरिया, यू इनिशियली नीड 20 पीसेस, ठीक है। आपको पीसेस कितने चाहिए? 20 पीसेस कंप्यूटर के। प्रिपेयर ड्राफ्ट इन ईमेल टू द सिटी डीलर ऑफ डेल कंप्यूटर्स डिमांडिंग ए मॉडरेट कोटेशन फॉर द सेम। कोटेशन आपको चाहिए, तो आपको जो है एक छोटा सा क्या है, ईमेल राइटिंग करनी है। और ऑप्शन में है रिपोर्ट राइटिंग करनी है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, ये योर कॉलेज हैज़ celebrated 75th anniversary of our national independence by organizing various social cultural activities between 13 to 13 to 16th August. Imagine yourself as GS General Secretary of your junior college and draft a brief report of the celebration or program फॉर द लोकल न्यूज़पेपर इन अबाउट 150 वर्ड। तो रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है, लोकल न्यूज़पेपर में आपको छापने के लिए देना है। 13 से 16 अगस्त के बीच में जो है ये कल्चरल एक्टिविटी या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, और 75वां एनिवर्सरी थी जो नेशनल इंडिपेंडेंस थी, उसको मनाया गया आपके कॉलेज में। या फिर आप जो है अगला बता सकते हैं, ड्राफ्टिंग इंटरव्यूज क्वेश्चंस। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे ड्राफ्ट करेंगे? तो वन ऑफ एक्स स्टूडेंट फ्रॉम योर कॉलेज हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। ही इज स्पेशली इन्वाइटेड टू मोटिवेट द aspirant student of your junior college. Imagine yourself as a interviewer and prepare set of 8 interview questions enabling you your guest to share his experience and opinion. You may take the help of the following points. Draft your questionnaires maintaining a proper sequence. तो यहाँ पर जो है आपको, आप जो है एनडीए में सेलेक्ट हो चुके हैं और आपको जो है इस कॉलेज में बुलाया गया है कि आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जो है, या उनको जो है इंस्पायर करने के लिए एक छोटा सा इंटरव्यूअर के साथ में जो है एक प्रिपेयर करें सेट ऑफ क्वेश्चंस को, और उसको जो है यहाँ पे शो करें। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस जो है आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, कि आपको नेम ऑफ इंटरव्यूअर, एरिया ऑफ सक्सेस और रेपुटेशन जो है, वेन्यू, डेट, टाइम हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू, हिज डिसीजन, हिज आइडल, इंस्पिरेशन, सपोर्ट, ट्रेनिंग, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, गोल्स, मैसेजेस। ये सारे के सारे आप इसमें पॉइंट को कवर कर सकते हैं, और इसको किस तरह से लिखना है वो भी बताऊंगा। ईमेल कैसे करनी है ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो है आपका ईमेल कैसा है, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग वाला क्वेश्चन, और उसके बाद जो है आपका ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है आप ईमेल जो लिखेंगे, तो ईमेल का जो फॉर्मेट कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप जो है कोई भी अपना एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपको एड्रेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, सब्जेक्ट जरूर मेंशन करेंगे, फ्रॉम और टू लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप डियर से स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन लगा करके, और जितने भी पीसेस आपको चाहिए वो आप जो है ईमेल में लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये ख़त्म हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें 75th आपको नेशनल इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी जो आपकी मनाई गई है, तो वहाँ पर जो है आप जो है क्या करने वाले हैं, आप जो है बच्चों को गाइड करने वाले हैं, जूनियर्स को गाइड करने वाले हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट राइटिंग करनी है। डेट मेंशन कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। रिपोर्ट राइटिंग करते हुए सारी डिटेल्स जो है मेंशन करेंगे जो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो डिटेल्स मेंशन की है अपने हिसाब से की है, आप चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और फिर लास्ट में जनरल सेक्रेटरी जीएस लिख करके आप खत्म कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चंस ड्राफ्ट करना है। तो ड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन जो है इस तरह से हम कर देंगे, एक टेबुलर फॉर्म में। नेम ऑफ द इंटरव्यूज ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है एरिया ऑफ सक्सेस, रेपुटेशन, डेट, वेन्यू एंड टाइम हम सारा बता देंगे इसमें। ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू बता देंगे, हिज डिसीजन बता देंगे। इसके अलावा जो है आपका हिज आइडियल और इंस्पिरेंट बता देंगे, इंस्पिरेशंस बता देंगे, सपोर्ट, ट्रेनिंग, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, गोल एंड मैसेजेस। ये सारे के सारे चीज़ें इसमें हम डिटेल में डाल देंगे साइड में। ये कॉलम जैसे बनाया है ऐसे ही बनेगा आपका। जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आपका पर पीडीएफ जो भी है आप ओनली ₹50 में प्राप्त कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, अपने व्हाट्सएप पे, और आपको केवल जी पे
या फिर फ़ोनपे करना है। ठीक है, ये आप जो है इन दोनों ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। और नंबर जो रहेगा 8469025568, इस नंबर पे आप जो है जीपे या फिर फ़ोनपे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप सेंड कर सकते हैं जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे। और जो आपका सब्जेक्ट है उसमें बता देता हूँ, आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश ले सकते हैं आप, फिजिक्स ले सकते हैं आप, केमिस्ट्री, जैसा कि आप सोल्यूशन देख रहे हैं हर क्वेश्चन करा होगा, और बायो ले सकते हैं आप। और भी जो सब्जेक्ट जैसे भी आप देख रहे हैं, कोई भी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स ले सकते हैं आप। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये अवेलेबल है। आप 2-3 दोस्त मिलकर के भी, जो जस्ट ए कॉमन प्राइस है ये, जो आप 3-4 दोस्त आपस में शेयर कर सकते हैं और इसको पेमेंट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ जो प्राप्त करेंगे वो फुल सॉल्यूशन के साथ आएगा, ये भी क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा जो सॉल्यूशन के साथ ना हो, जो वीडियो के माध्यम से आप देख भी रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें एनी वन फिर से आपको अटैम्प्ट करना है। सी पार्ट में यहाँ पर बोला गया है आपको स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन आएगा। स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन आ सकता है एक, या फिर आपका जो आ सकता है कंपेयरिंग का, ठीक है, और दूसरा हो सकता है आपका, तीसरा हो सकता है एक्सपांसन ऑफ आइडिया का। तो तीनों में से कोई एक ही करना होगा आपको। यू आर एन एक्टिव मेंबर ऑफ एनजीओ वर्किंग फॉर वाटर कंजर्वेशन, प्रिपेयर ए स्पीच फॉर द स्कूल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स वेयर यू आर इन्वाइटेड टू द इवनिंग और ईव ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे टू गाइड देम अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा जो आप करना है आपको कंपेयरिंग का, तो इमेजिन आपको करना है आप जूनियर कॉलेज हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए फेयरवेल फंक्शन ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स or appearing for HSC examination as a compare draft a script for the whole function maintaining the sequence of the following। आप जो है यहाँ पे वेलकमिंग द गेस्ट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और फेलिसिएशन हो जाएगा, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीचेस हो जाएगा, और कंक्लूडन रिमार्क वोट फॉर द थैंक्स। ये जो आप ये सारे की सारे चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे, ये मेंशन करना जरूरी है, अन्यथा नंबर जो है एग्जामिनर काट लेता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इन सभी चीज़ों को मेंशन करना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें हम मेंशन करेंगे और चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। इसके और पार्ट में भी जो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। इसमें एक्सपांसन ऑफ डाटा है, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडिया विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट। यहाँ पर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, ये आपका मेन थीम है, और इसको जो है आपको एक्सपांड करना है। इट इज़ प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम सिचुएशंस, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड रियल लाइफ वर्सेस बुकिश। ठीक है, रियल लाइफ भी आता है क्योंकि एक्सपीरियंस है, और बुकिश जो किताबी कीड़े हैं। तो इसके बारे में आपको बताना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो स्पीच राइटिंग है आपकी, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बताना था, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में जो है स्पीच राइटिंग हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने डिटेल में दिया है सॉल्यूशन, इस तरह से आप जो है इसके सॉल्यूशन को कर सकते हैं। इसके बाद में कंपेयरिंग की बात करें, जब आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप जो है कैसे करेंगे, वेलकमिंग द गेस्ट कर देंगे, जो कि हमारे को पॉइंट्स दिए गए, तो वेलकमिंग गेस्ट जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाता है इसमें। ठीक है, इसमें जो हमें दूसरा एक चीज़ इंट्रोडक्शन देना था वो हम कर देंगे इसमें। इंट्रोडक्शन को मैं वो कर देंगे। फैसिलिटेशन को भी मैं इसमें मेंशन करना था हमें। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट स्पीचेस जो है वो बतानी है, साथ कंक्लूडिंग रिमार्क बतानी है, और वोटिंग अपील भी बताएंगे हम, वोट फॉर थैंक्स भी बताएंगे। इस तरह से ही आपका सारा का सारा सोल्यूशन हो जाएगा। एक्सपांसन ऑफ आइडिया की बात करें, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर की बात करें, तो यहाँ पे एक्सपांसन ऑफ आइडिया कर देना। आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं चाहे तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये। और नेक्स्ट जो डी पार्ट है आपका, एनी वन अटैम्प्ट करना है, इसमें भी आपको एनी वन ही अटैम्प्ट करना है, ध्यान रहे। तो ड्राफ्टिंग ए रिव्यू, अगर आपको रिव्यू ड्राफ्ट करना है तो ड्राफ्ट ए रिव्यू ऑफ एनी मूवी और फिल्म के बारे में। ठीक है, रिसेंटली जो आपने देखी हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, जैसे ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके राइटर का, कोरियोग्राफर का, या प्रोड्यूसर का, या हीरो का नाम हो, आप कुछ भी अपने मन से कोई कहानी बना के लिख सकते हैं। तो पॉइंट क्या हो सकते हैं उसमें, आपको ये पॉइंट मेंशन करने हैं, नेम ऑफ द मूवी या ईयर ऑफ रिलीज़, ये आप मेंशन करेंगे। आप भले ही कोई मूवी का नाम लिखे, कोई भी ईयर लिखे, आपको एग्जामिनर से कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर बैठ के मूवी नहीं देख रहा है, आपका बस देखेगा कि आपने जो मेंटली जो अपना हार्ड वर्क किया है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने के लिए, वो कितना बेहतरीन है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कोई मतलब नहीं है, ये केवल आपको डराने के लिए है। प्रोड्यूसर आप चाहें अपने पापा का नाम लिखे, चाहे दादा का नाम लिखे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कास्ट में आप किसी भी, जो भी कास्ट होते हैं, जो आपके मूवी के एक कैरेक्टर लगने चाहिए, जो होते हैं मूवी में एक्चुअली में, कोई भी हीरो ले सकते हैं आप, जिस मूवी का आपको याद है उसको आप ले सकते हैं।
टेक्निकल एस्पेक्ट ले सकते हैं, म्यूजिक और फोटोग्राफी क्या हो सकती है, थीम, स्टोरी लाइन कैसी है, इसको ब्रीफ में आपको समझाना होगा, ओपिनियन आपको देनी है। इन सभी पॉइंटों को कंक्लूड करेंगे, या तो ये करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, या फिर इसके और पार्ट में है आपको ब्लॉग राइटिंग करेंगे तो भी आपको 4 मिलेगा, जिसमें आपको ब्लॉग जो है वो टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सोशल मीडिया से जो है एजुकेशन जो है ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोग जो है वो रील्स देखने में ज़्यादा व्यस्त हैं। और फोकस ऑन द एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऐप ऑन द स्टूडेंट्स माइंड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद जो है आपका, इसको अगर आप नहीं करना चाहते तो थर्ड भी कर सकते हैं, जिसमें प्रिपेयरिंग है अपील। आप जो है एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए वोटर्स को रजिस्ट्रेशन कैंप में आकर के जो है वो आकर के क्या करें, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आपको 75th एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस पे गिव अप्रोप्रिएट स्लोगन आपको बनाना है। जो स्लोगन है वो बताना है, इसमें देना है। और पुअर टर्न आउट और लो अवेयरनेस जो है इसको भी समझाना है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ अपील बतानी है, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल कैंप बतानी है, गेस्ट टाइम डेट वेन्यू बता देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जिसमें ड्राफ्टिंग ए रिव्यू है, फिर ब्लॉग राइटिंग बताएंगे, फिर प्रिपेयरिंग एन अपील बता देंगे। तो ड्राफ्टिंग ए रिव्यू जो है आपको बताना है किसके ऊपर था, तो आपको जो है एक मूवी के ऊपर आपको बतानी है। यहाँ पर बोला गया है कि फिल्म या मूवी हो सकती है, उसके ऊपर जो है आप अपना रिव्यू दीजिए, ड्राफ्ट कीजिए, उसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स को इंक्लूड करिए। तो यहाँ पर जो है आपने कोई भी एक मूवी ले ली, जैसे कि हमने ये ले लिया कि इसमें पठान मूवी के बारे में मैंने अपने हिसाब से दे दिया। आप चाहें तो कोई भी मूवी ले सकते हैं जैसा आपको इच्छा हो। नेम ऑफ द मूवी आपने बता दिया, ईयर ऑफ रिलीज बता दिया, प्रोड्यूसर बता दिया, डायरेक्टर बता दिया, कास्ट बता दिए। ठीक है, इस तरह से टेक्निकल जो भी है, इसमें म्यूज़िक का पूछा है तो म्यूज़िक बता देंगे, एस्पेक्ट में फोटोग्राफी पूछा है ये भी बता देंगे, स्टोरी क्या है, ठीक है, थीम क्या है इस पूरी मूवी का, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देंगे कि भैया ये चीज़ करता है, वो चीज़ करता है, उसका वो काम है, ये काम है। और फिर जो है मेरा ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में जो है ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग राइटिंग जो है, सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जो कि रील्स वगैरह जो चल रहे हैं उनको ज़्यादा देखने में व्यस्त है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझ करके बनाना है, जो कि आप भी जनरली ये करते हैं। तो आप जो है अपने हिसाब से अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से ब्लॉग राइटिंग का जो है मैंने मेन थीम डाल दिया कि थीम ये है। बॉक्सेस बनाना ज़रूर आप सीख जाए, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि आप बेहतरीन करने आए हैं और बेहतरीन करके जाएंगे। तो ये सारे के सारी चीज़ें लिखें, बॉक्सेस बना के लिखें। और उसमें जो है आप बता सकते हैं कि जो मीडिया है वो क्या क्या करता है, वेस्ट करता है आपका स्टडी। ठीक है, उसका स्टडी का टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि आप रील्स देखते हैं, जबकि वहाँ पर उस सोशल मीडिया पे छोड़ करके अन्य ऐप जो हैं जिस पर आपके बहुत सारे अच्छे सामग्रियाँ हैं, मटेरियल्स हैं, जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जो आपको काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। और एडिक्शन हो सकता है इससे, जो ये सारे के सारे क्या है इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट जो है, एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन हो जाता है, साइबर क्राइम्स बढ़ जाते हैं, रूमर्स जो है स्प्रेड हो जाते हैं, अनरियलिस्टिक व्यूज़ होते हैं, और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है विकसित हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। प्रिपेयरिंग एन अपील, अपील किसके लिए, वोटर्स रजिस्ट्रेशन कैंप के लिए। तो ये आप इस तरह से हेडिंग बना देंगे। फिर आप जो है बता सकते हैं कि आप जो है किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आप ये बता देंगे, डेट बता देंगे वोटर्स के लिए। ठीक है, और किस उपलक्ष्य में बताया जा रहा है। और जो है इफ़ यू आर 18 अबव, तो हाँ आप जो है बता सकते हैं एनरोल कराना है, विजिट करना है कैंप को एक आईडी के साथ में, भी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह से आप सारी चीज़ें इसमें बताते हुए चलेंगे। और जो है चीफ गेस्ट का नाम लिख देंगे, जो भी आप चाहें, उसका वेन्यू बता देंगे, डेट बता देंगे, टाइम बता देंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन में मेंशन था। इसके बाद में आपका लिटरेरी जो आपका नॉवल फेज़ है उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको बताना है। पहले हम बात करें तो यहाँ पे ए कॉलम को बी कॉलम से मैच कर देना है कि कौन से किसका राइटर है, कौन किसका लेखक है। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे मैच कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट को। यहाँ पे थर्ड ए से मैच हो जाएगा, फर्स्ट से बी मैच हो जाएगा, फोर्थ से सी और सेकंड से डी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आपको चूज़ करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है नॉवेल विच इज़ द एलिमेंट ऑफ हॉरर और ब्लड सेड एंड मिस्ट्री आर कॉल्ड नॉवेल्स दैट नॉवल। तो इसको गोथिक नॉवेल्स बोलते हैं, गोथिक नॉवेल्स बोलते हैं। तो हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा गोथिक नॉवेल्स। ठीक है, इसके बाद द जर्मन वर्ड विल गुड सोरमन इंडिकेट्स डैश लेट डैश। तो ये क्या करता है, ये जो है न्यू को इंडिकेट करता है। ये लेटर जो है, ये वर्ड जो जर्मन है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, आप इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगेगा। ये जो है किसको, न्यू को नहीं, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ। और देयर आर डैश एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नॉवेल
तो नोवेल के 6 एलिमेंट्स जो है होते हैं, आपको सभी को पता होगा, आपने तो ज़रूर ध्यान दिया होगा और आपको याद भी होगा कि कौन कौन से जो 6 एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आगे जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। में क्या पूछा गया आपसे? स्ट्रगल बिटवीन अपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज कॉल्ड। जब अपोजिट फोर्सेस जो होते हैं जब स्ट्रगल करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बीच वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये ऑप्शंस करेक्ट हो गए, यहाँ पे 2 मार्क्स हाफ हाफ मिलेंगे इससे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टर स्केच देना है आपको ER बैरवेथ का। ठीक है, करेक्टर स्केच जो है आपको देना है इसका। सभी को आपको जो है बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है, घबराना नहीं है, इतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन पेपर, तो आसानी से आप जो है सभी के आंसर्स लिख सकते हैं। और मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर वो बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड, बहुत सोच समझ के जो है लिखे हैं, तो इसलिए आपको घबराना भी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ER ब्रेथ वेट है, ये क्या है? नरेटर यानी कथावाचक जो हैं, इनका जो है चरित्र का चित्रण हमें करना है कि इनका चरित्र कैसा था, इन्होंने क्या स्टोरी अपनी कल्पना की है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो इसका आंसर जो है आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया है, पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पूछा है, डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप जस्टिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ PT टू टहनम। तो देखो यहाँ पर जो है पूछा गया, वर्णन करना है कि मिस फिलिप्स ने किस प्रकार PT के महत्व को जो है उचित ठहराते हुए समझाया है डेहनम को। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका भी आपको जो है 2 नंबर मिलेगा, इसको आपको समझा देना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया आपसे, एक्टिविटीज बेस ऑन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इलोबरेट करना है फॉलोइंग कोट इन द लाइट ऑफ हिलीज फॉक्स वेंचर। ठीक है, अब इसमें 4 नंबर का है, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। ठीक है, क्विटर्स नेवर विन और विनर्स नेवर क्विट, इसको जो है आपको थोड़ा सा समझाते हुए बता देना है। जो मतलब कि जो क्विट कर जाते हैं, अपने आप को हटा देते हैं, तो वो कभी नहीं जीतते हैं, और जो विनर हैं वो कभी भी अपने आप को उससे बाहर नहीं करते। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देना है कि ये क्या कहना चाहता है, इसको विस्तृत हमें बताना है, विस्तृत करना है। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने छोटा सा बता दिया है इस टाइप में। और इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो है, फिलिस फॉग नॉक्ड डिटेक्टिव फिक्स डाउन, गिव रीजंस आपको बताना है, फिलिस फॉग ने जो है क्या करा है इसको आपको बताना है। अगला जो है, ने फॉग फिलिस फॉग नॉक्ड डिटेक्टिव फिक्स डाउन, फिलिस फॉग ने जासूस को ठीक कर दिया, ये इसका कारण बताना है, रीज़न बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका D पार्ट, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड ऑन द नॉवेल द साइन ऑफ फोर। अब जो साइन ऑफ फोर वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, नॉवेल का, उसके हिसाब से डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ मैरी मोरस्टन विजिट टू द लाइकम थिएटर विद होल्मेस एंड डॉक्टर वॉटसन। मेरी मास्टन की जो यात्रा का महत्व जो था उसका हमें वर्णन करना है, जो कि वो होम्स और डॉक्टर वॉटसन के साथ में मिल करके जो है लिए मुत लिए यूम थिएटर जो है जाती है उसका। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे वर्णन कर रखा है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। अब आपको जो है थीम लिखनी है यहाँ पर, द साइन ऑफ फोर, साइन ऑफ फोर का जो थीम है उसको आपको जो है समझाना है, यहाँ पर उसको लिखना है बस। ठीक है, तो ये आप जो है इसका थीम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लेलिस्ट देखिए, सभी आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने बेहतरीन कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और सारे सॉल्यूशंस आपको मिल चुके होंगे। सभी विषय अवेलेबल है, आप चाहे जो भी देखना चाहें देख सकते हैं।